हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। ये देखते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 9th की चैप्टर सेकेंड की पार्ट सेकेंड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट में करवा दिए थे 2 खंड तक। अब तीसरा खंड में है पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति की शुरुआत कैसे हुआ ये सब के बारे में देखते हैं। अभी तक जो नहीं देखे हैं क्लास 6, 7, 8 का पूरा कवर करवा दिए। ये 9th का हिस्ट्री चल रहा है और 9th का हिस्ट्री का क्लास सेकेंड का सेकेंड पार्ट है। तो आइए समझते फरवरी क्रांति के बारे में। सन 1917 के सर्दियों में राजधानी पेत्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नता के समान को अध्ययन में रखकर ही शहर बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस हाल में ड्यूमा की बैठक होती थी वहाँ भी इस तरफ था। फरवरी में मजदूर के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी। उस साल ठंड भी बहुत कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह ज़्यादा जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिश का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूर समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूर ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। उस फैक्ट्री के मजदूर के समर्थन में दूसरे फैक्ट्री के मजदूर ने हड़ताल का आंदोलन ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। उसी दिन को बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दिया। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दिया क्योंकि उस फैक्ट्री की हड़ताल को महिला नेतृत्व कर रही थी। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। उस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित व संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूर ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन 24-25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे और सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात कर दिया था। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और सरकार इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे कि 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए हैं। 27 को उन्हें पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस-नहस कर दिया और रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष के नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिक को तैनात कर दिया था लेकिन घुड़सवार सैनिक को टुकड़ियाँ प्रदर्शनकारियों के गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाही ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर को गोली चला दी और 3 दूसरी रेजिमेंट में ही बगावत कर दी। हड़ताली मजदूर के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए इसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेत्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ है। अगले दिन प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया और सैनिक कमांडो ने सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उन्होंने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी और सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को
सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 को में राजशाही की गद्दी से हटने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। यहाँ देखते फरवरी क्रांति में महिलाओं के लिए क्या था। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों की प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा बासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पटिया बांधी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फी वासिलेवा ने काम रोक दिया और अनशन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन में को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधक को सूचित कर दिया और इसके लिए पाव रोटी भिजवाया। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती है, तो उसने पलट कर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हैं तो मैं अकेले पेट भरने के नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्रियों के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतें भी काम रोक दिया। जल्दी पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। फरवरी के बाद की कहानी क्या है। जब अंतरिम सरकार ने सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे, तो उनमें उदारवादी समाजवादी जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने के में लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि जब सोवियतों की सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए और सारी जमीन किसान के हवाले की जाए और बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों में को लेनिन अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्य का स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोग अप्रैल 30 के बारे में सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए था। लेकिन अगले ही कुछ महीने घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गए। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटी बनाई गई और कमेटी के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिक के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगे। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी और जून में 500 सोवियत ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी थी, बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगा था। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सशक्त कदम उठाने लगी थी। सरकार ने फैक्ट्री चलाने को मजदूर द्वारा की जा रही कोशिश को रोकना मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन की भारी दमन किया था और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना और भागना पड़ा था। गांव में किसान उनके सामाजिक क्रांतिकारी नेता पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भू समितियां बना दी गई और सामाजिक क्रांतिकारी से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए
जुलाई से सितंबर के बीच किसान ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। यह जुलाई के दिनों 17 जुलाई 1900 को बोल्शेविक के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने सेना पर गोलीबारी का दृश्य। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में देखते हैं। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता गया था, लेनिन को अंतिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने का आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी और सेना और फैक्ट्री के सोवियत में मौजूद बोल्शेविक को इकट्ठा किया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेत्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लेनिन ट्रास्टकी का नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया और इस बात का खुलासा नहीं किया कि योजना को किस दिन लागू किया जाए। 24 अक्टूबर को विद्रोह हो गया और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के से सरकार के वफादार सैनिक ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर पर घेरा डाल दिया और टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया और पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थक को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर ले, मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले और उसी दिन ओरेरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों पर अपने नियंत्रण में ले लिया और शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेत्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत में बोल्शेविक की कार्रवाई का समर्थन किया और अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर पर मॉस्को, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेत्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ये देख सकते पेत्रोग्राद में लेनिन बाएं की ओर और दाएं ट्रास्टकी दाएं की ओर मजदूर के साथ हैं। यहाँ थोड़ा सा कुछ देख सकते हैं। रूसी क्रांति की तारीख है 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर के अनुसार अनुसरण किया जाता है। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है और इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इम्पोर्टेंट होने वाला है। 1850 से लेकर 1880 तक रूस में समाजवाद पर बहस। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। 1905 में खूनी रविवार, 1905 की क्रांति। 1917 में जार द्वारा त्यागपत्र पदत्याग। 24 अक्टूबर पेत्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह। 1918 को गृह युद्ध। 1919 में कॉमिटन्स का गठन। 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत। नए शब्द देखते। कॉमिटन्स कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है कॉम इंटर्न। यहाँ आप देखेंगे अक्टूबर के बाद क्या बदला था, अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदलाव हुआ था। बोल्शेविक की निजी संपत्ति की व्यवस्था पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योग बैंक नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा
करने की खुली छूट दे दी गई थी। शहरों में बोल्शेविक ने मकान मालिकों के खिलाफ पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियों बदल दी गई थी। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया था। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया था। जनवरी 1918 में असेंबली में बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी थी। उसका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत सरकार कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1908 में उन राजनीतिक सहयोगी की सहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी की संधि पर कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी की अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाली चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। अखिल सोवियत रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश के सांसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस के एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस जैसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनडीकेवीडी का नाम दिया गया था। बोल्शेविक की आलोचना करने वाले को दंडित करती थी। बहुत सारे युवक लेखक कलाकार भी पार्टी के तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों की कला और वास्तुकला के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोग पार्टी के मोह भंग भी होने लगा था। मॉस्को में मई दिवस के प्रदर्शन 1918 की है। यहाँ पर बॉक्स में देखते हैं अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाकों में दो दृष्टिकोण था। 25 अक्टूबर 1905 में हुई क्रांति का उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई थी। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था कि मुफ्त ज़मीन, युद्ध खात्मा, और जिस दिन खबर मिली कि उस दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उनके खेत कब्जे में ले लिए गए और उसके विशालकाय बाग के पेड़ काटकर सारी लकड़ियाँ किसान के बीच बांट दी गई। सारी इमारतें तोड़ दी गई और उसकी ज़मीन किसानों के बीच बांट दी गई। नहीं भी सोवियत जीने की तैयार थे। एक जमीन परिवार के सदस्य ने रिश्तेदार को एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा था उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ था। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त से के बाहर थे। मिखाइल लोविच जागीर के मालिक शांत था। लड़कियां भी। इसमें कोई शक नहीं था कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता था और बाहर हमारे पास 2 गाय 2 घोड़े छोड़ दिए और नौकर बार बार यही कहते थे कि हमारी फिक्र ना करें, उन्हें जीने दो, उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम उसे मानवता भरा व्यवहार सही ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांव के लोग कमेटिया के बाहर निकलकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते थे। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या यह हमारे लिए अच्छा ही रहेगा या नहीं। हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोग में चेतना है। उस समय के गृह युद्ध के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। गृह युद्ध, जब बोल्शेविक ने जमीन के पुनः वितरण के आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी थी।
ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनः वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे थे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उत्तरवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उसके नेता दक्षिणी रूसी में इकट्ठा होकर बोल्शेविक से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करने लगे। 1918 से 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांति और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटेन और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिला था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहते थे। उनमें टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल गई थी। व्हाइट्स में जो निजी संपत्तियां हिमायती थे, उन्हें ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया था और उनकी इन हरकतों के कारण गैर बोल्शेविक के प्रति जनसमर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा था। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्से पर बोल्शेविक का नियंत्रण कायम हो चुका था और गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जिद्दियों की मदद से यह कामयाबी मिलती। जहां रूसी उपनिवेश ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकते थे। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों के समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादी का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। ऐसे हालत में बहुत सारे लोग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती थी। आंशिक रूप से इस समस्या से निपटाने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीय संघ सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य के बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता मिलती थी। लेकिन क्योंकि बोल्शेविक ने स्थानीय सरकारों पर कोई अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश थोप दी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयता का विश्वास जीतने के लिए प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। अब थोड़ा सा देखते हैं समाजवादी का निर्माण। इससे पहले देखेंगे यहाँ पर बॉक्स में क्या स्रोत क्या है। अक्टूबर की क्रांति के समय मध्य एशिया में दो दृष्टिकोण था। एम.एन. रॉय भारतीय क्रांतिकारी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, भारत, चीन, यूरोप में कम्युनिस्टों के एक प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब वह रूस के गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे और उन्हें लिखा था। मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था। उसका सहायक एक नौजवान था जो रूसी भाषा में बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था, जिससे जार को राजगद्दी से हटा दिया गया। जब जनरलों को भी खदेड़ दिया गया, जब जिन्होंने काजीगरों और मातृभूमि पर कब्जा किया। इस प्रकार की क्रांति का मतलब था कि अब कारजी किर्गिस्तान के लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के लिए स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविकों ने से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा काबिल इनके साथ नारे लगाने लगे। किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे थे। दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभित दहशत में डूब गए थे। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराए थे और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति अक्टूबर में हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही की सत्ता का स्थापना के साथ आई थी। पहले एक बार जार के नौकरशाह के छोटे से गुट के किर्गिजों के दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था के आगे बढ़ा रही है। स्वतंत्रता, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। तो ऐसे लोग जो सिर्फ एक जगह ठहर कर नहीं रहते, बल्कि आजीविका के लिए खोज में जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा।
उन्होंने राष्ट्र किसानों को उस ज़मीन को पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत योजना की व्यवस्था लागू की गई थी। अफसर इस बात से हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। उन पर पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की। पहले 2 योजना 1927 से 1932, 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास की बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थी। केंद्रीय योजना से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने लगा और 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयला, स्टीलों के उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई थी। नए औद्योगिक शहर में अस्तित्व में आ गए थे, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थिति खराब होने लगी थी। मैग्नीटो वर्क्स शहर में स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया और इस दौरान मजदूर की बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। इस नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 के बराबर काम रुक गया था। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री से कम तापमान पर लोगों चौथी मंजिल से उतरकर सड़कों पर दौड़ जाते थे। विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। ये चित्र देख सकते हैं। कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था। पोस्टर में लिखा कि चिमनियों से निकला धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। 30 के दशक में सोवियत रूस में एक स्कूल में पढ़ते बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोरोस्को का एक बच्चा 30 के दशक में एक कारखाना का भोजन कक्ष है। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्री में बारियां खोल दी गई थी। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई और मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसा नहीं रहे, क्योंकि सरकार संसाधन सीमित थे। यहाँ स्रोत देखते हैं। 1933 में सोवियत में बचपन के स्वप्न और यथार्थ, ये लिखा प्रिय दादाजी को चिट्ठी लिखा। देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। स्टालिनवाद और सामूहिकरण क्या है? स्टालिनवाद और सामूहिकरण क्या है? निजी अर्थव्यवस्था की शुरुआत दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई थी, तबाही से जुड़ा हुआ था। 1917 से 1928 के आसपास रूस में शहरों में अनाज की भारी संकट पैदा हो गई थी। सरकार ने अनाज की कीमतें पर तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी में कमान संभाल रहे थे स्टालिन ने स्थिति को निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। स्टालिन उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी का अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों के दौरा किया। उन्हें किसानों को जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुल कहा जाता है। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों में सामूहिकरण का फैसला लिया और इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे और 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दिया। फलस्वरूप ज़्यादातर किसान के पास छोटे खेत हैं जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। आधुनिक खेत विकसित करने के पर उन पर मशीन की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों को सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य में राज नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी बन गया था।
इसी के बाद स्टालिन सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती कोल खोज के नाम से करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर जमीन साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे। वह कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसान ने सरकार के विरोध किया। वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आई। सामूहिकरण का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी और सारे लोग निर्वास या देश निकाल दे दिया जाता था। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसान का कहना था कि वे न तो अमीर है न ही समाजवाद के विरोध है। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती के काम करना नहीं चाहते हैं। स्टालिन सरकार की समिति स्तर पर स्वतंत्र किसान व्यवस्था भी जारी रहने की, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन की नाटकीय वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि 1930 से 1933 में खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था और अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रमण और सामूहिकरण के परिणाम से आलोचक न करने लगे थे। स्टालिन की और उनकी सहयोगी ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोग इस आरोप लगाए कि 1939 के आते 20 लाख से ज़्यादा लोग या जेल में या आश्रम पर शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोग ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोग यातनाओं देकर उसे असहाय बना या लिखवा लिया। उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया। इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया और उन्हें कोई प्रतिभावना पेशेवर लोग थे। 5वां नंबर है रूसी क्रांति और सोवियत संघ के वैश्विक प्रभाव। इससे पहले यहाँ देखते कुछ स्रोत हैं। इस स्रोत में दादाजी को एक बचपन में चिट्ठी लिखा था। सामूहिकरण के दौर में एक पोस्टर है, देख सकते हैं। इसमें लिखा कि हम खेती में कमी लाने वाले कुलक पर वार करेंगे। यह एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेती में काम करना नहीं चाहता था। एक पत्र है। सामूहिकरण के विरोध में सरकार प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण है। यह थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। विशाल सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए जुटे किसान और औरतें। अब रूसी क्रांति देखते हैं। रूसी क्रांति क्या कहता है? बोल्शेविक जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया था, उसके बारे में यूरोप में समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थे। लेकिन मेहनत कशों के राज्य में स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों के कई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे जैसे इंग्लैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविक ने उपनिवेशों की जनता को भी उसके रास्ते से अनुसार करने का प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स द ईस्ट 1920 और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कम्युनिस्ट्स बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का हिस्सा लिया गया था। कुछ उपनिवेशकों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट की शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ के शासन शैली रूस के क्रांति आदर्श के रूप में नहीं है। विश्व सामाजिक आंदोलन में ही इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है, उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीब को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों और कई तरह के आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजना के दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक यह
वादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो गई रही थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया था। एक लेटर देख सकते हैं लेनिन का, इंडो सोवियत जर्नल के लेनिन का विशेषक, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट और सोवियत के लिए जनमत का निर्माण किया गया था। परित होने वाले सवाल भारतीय भी थे। बहुत सारे भारतीय तो कम्युनिस्ट विद्यालय शिक्षा प्राप्त की। 1920 में दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यक्ति के सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली थी। वहाँ के दौरा किया था। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा था। भारतीय लेखन में सोवियत रूस के अलग अलग छवि दिखाई थी, जैसे आर.एस. अवस्थी 1920 सेकंड में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, द रेड रेवोल्यूशन नामक की किताब लिखी थी। उनके अलावा एस.टी. विद्यालंकर ने द रिबर्थ ऑफ रशियन तथा सोवियत स्टेट ऑफ द रशियन नाम की पुस्तक लिखा था। थोड़ा सा देख सकते सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 का एक स्रोत है क्रांतिकारी का, देख सकते वीडियो को पॉज करके। रूस पर से रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या है इस पर देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 9th की हिस्ट्री का। धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहे।